नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। शुरुआत ठीक रही है, मजबूत ही रही है। 18,600 के ऊपर इस समय ट्रेड, 18,628 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ 10 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक की चाल भी मजबूत है, 60 अंकों की बढ़त पर, लेकिन जो तेजी है वो आई है आज मिड कैप काउंटर्स में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो खरीदारी इन छोटे मझौले काउंटर्स में फिर जोर पकड़ रही है, जो अच्छा संकेत है। 120 अंकों तक का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। लेकिन आज की इस तेजी के पीछे एक तो मेटल्स का बड़ा योगदान है। खुलने के साथ ही जो पहला कॉल था वो गावा साहब का था हिंडाल्को पर। 447 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 450 इनका टारगेट, वैसे वो टारगेट अचीव हो गया है। फ्यूचर्स पर अगर आपकी नजर हो 451 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL, ये वो बाकी काउंटर्स है। हिंदुस्तान कॉपर भी, जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी देखने को मिली है। दूसरा आज का जो बड़ा मूव है वो ऑटो कंपनियों की ओर से आया। कल यानी कि 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो बिक्री के आंकड़े हैं नवंबर महीने के, वो आना शुरू होंगे। 0.5% ऊपर है निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। लेकिन ध्यान दीजिए आप M&M के शेयर पर 1.25% ऊपर। ये बजाज ऑटो में आप देखेंगे तो 1% की तेजी। इसके अलावा टाटा मोटर्स, आयशर जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर रफ्तार देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जिस पर बाजार की नजरें बन रही हैं। काबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष चतुर्मोता भी हैं, और आगे हम जोड़ेंगे प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत को और निर्मल बंग की स्वाति होतकर को। सचिदानंद उत्तेकर, आई बेग योर पार्डन, हमारे साथ बने हुए हैं इस समय। तो जिस तरह के ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं, सचिन, कोई फ्रेश व्यू फ्यूचर्स में इस समय कोई सौदा लेने लायक मिड कैप साइड पर जहां पर एक्शन ज्यादा है? हर्षदा, यहाँ पर मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था हेवल्स, आई थिंक उसी कैटेगरी में अगर हम देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी काफी दिनों से एक नेगेटिव ट्रेंड ही नजर आ रही है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे एक क्लासिक डबल टॉप फॉर्मेशन का कंफर्मेशन अचीव हो चुका है एंड लगभग अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को इसने काट दिया है। जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर जनरेट हुआ है पिछले 3 दिनों से, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अभी भी बरकरार रहना चाहिए। तो ऑन द शॉर्ट साइड्स में थोड़ा सा प्रेफर करूंगा। जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 4150 के आसपास के स्विंग्स भी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आने चाहिए। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मुझे लग रहा है काफी अच्छी रफ्तार बन सकती है, जो 4210 के आसपास है। सो यहाँ पर भी बिकवाली करने का ही ध्यान होगा। जिस तरीके से यहाँ पर बाउंस क्लियरली नजर आ रहे हैं, आई थिंक 4310 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक एक इमीडिएट पुल बैक नजर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर काफी इनहेरेंटली वीक है एंड उसी में एक ब्रेकडाउन की वजह से एक फ्रेश मोमेंटम जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के काउंटर में 4310 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड 4150 का आपका रिवीजन हो सकता है। ओके, तो डिक्सन टेक इसमें सेल करिए। आज थोड़ा सा एक सेलिंग है आईटी और रिलेटेड स्टॉक्स में, तो क्लियरली वो एक यहाँ पर विजिबल है। उसी ने मार्केट को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है। हालांकि निफ्टी अपना जो ओपन लो है उसको ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। शिल्पा जी को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो अगर आपका एक्सपायरी रिलेटेड कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी की ट्रेड हो तो वो दे दीजिए, और उसके अलावा आपकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। अभी के लिए एक्सपायरी में अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में ही मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को एक्सपायरी ये वीकली एक्सपायरी में पार्टिसिपेट करना है तो बैंक निफ्टी का 43,000 का 43,500 का कॉल ऑप्शन कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज ट्रेडिंग एट 34 रुपीज। आप इसको एक हीरो जीरो करके आप इसको कैरी कर सकते हैं। That's it for बैंक निफ्टी हीरो जीरो करके इन एक्सपायरी। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेड के लिए मुझे अंबुजा सीमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। 573 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 565 पे लगाना है। टारगेट आपको इजीली 595 से 600 प्लस जोन्स में मिल जाएंगे। और एक मेरा दूसरा सेल कॉल रहेगा इन क्रॉम्पटन में। क्रॉम्पटन 370 जोन्स काफी टाइम से ऊपर में ब्रीच नहीं कर रहा है, हमेशा उसी लेवल पे आके एक सेल बन जाता है फॉर टारगेट्स ऑफ 340 330। तो मेरे हिसाब से अभी फ्यूचर्स में 360 ट्रेड कर रहा है। आपको टारगेट यहाँ पे 370 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट्स आपको 340 335 के भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली क्रॉम्पटन में एक मंदी का ट्रेड लेकर चले, 340 330 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्वाति होतकर, गुड मॉर्निंग। बताइए आप इस समय कैसे अप्रोच रख रही है, कोई खास स्टॉक?
यस डेफिनेटली मेरा भी अभी भी पॉजिटिव साइड बरकरार है। 18,570 जब तक इंटैक्ट है हर्षदा जी, तब तक मैं बिलीव करती हूँ कि हमें अपसाइड रैली मोमेंटम देखने मिल सकती है। ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, एवरीडे हमें सेक्टोरियल रोटेशन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टॉक्स में तो डेफिनेटली एनकैस्ट करना चाहिए। तो वो नजरिया रख के मैं तो बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है कोफोज पे। कोफोज मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस हिसाब से उसने वीकली चार्ट्स देखो तो काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पे देखो तो पेरेंट पैटर्न का फॉर्मेशन है। आई बिलीव इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 4100 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे कोफोज आप बाय कीजिएगा, 3940 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर 4100 रुपीज टारगेट है। ओके, कोफोज में बाय, हल्का सा एक रिवर्सल इस समय आईटी स्टॉक्स में स्टार्ट होता हुआ कोफोज ने उसको स्टार्ट किया। कोफोज नॉर्मली मिड कैप आईटी में एक स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में से आता है, तो वो वहाँ पर एक इस समय एक मूव आता हुआ। गाबा जी, आपको भी कोई फ्रेश ट्रेड समझ में आ रहा है इस समय? जी हाँ अनुज, मुझे अच्छा लगता है मेटल स्पेस काफी हद तक। तो हिंडाल्को और वेदांत की तो बात की, अब मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक सेफ बेट, साइडवेज जोन है, बायस ऑन द अपसाइड है, ट्रेड करा है 83 85 पर। मेरा टारगेट करीब 86 का है, हो सकता है आजकल में चला जाए, लेकिन यस पॉसिबल है स्टॉप होगा 83। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो भी फेवर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अ सेफर बेट। ओके, स्टील अथॉरिटी क्रॉम्पटन में इस समय एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, इसमें मिनी ब्रेकडाउन क्रॉम्पटन में, शायद कॉल भी थी एक यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की, लेकिन क्रॉम्पटन कंज्यूमर कल एक कॉल थी, आज भी एक कॉल है ऑब्वियसली क्रॉम्पटन पर, लेकिन कल से ही एक वो मूव स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर एक मूव है। एक मूव आपको देखने को मिल रहा है जीएनएफसी में। अब थोड़े से हम स्टॉक्स पकड़ रहे हैं डाउन साइड के भी, जिनमें एक मूव है। अच्छा, आज एक थोड़ा सा ये स्टॉक्स जो में ये प्लेटफॉर्म टाइप के स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो डिक्सन की बात हुई थी, उसके अलावा इंडिया मार्ट में एक हल्का सा आपको मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड पर। ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो क्लियरली इस समय आपको एक नेगेटिव ट्रेड भी दिखा रहे हैं। पीएनबी का स्टॉक जो बैन में गया था, वही प्रॉब्लम, बैन में आने के बाद स्टॉक्स में थोड़ा सा एक मोमेंटम लूज होता है, तो वहाँ पर एक मूव देखने को मिला। अच्छा, डीएलएफ बहुत इंटरेस्टिंग मूव है, इनफैक्ट थर्ड टॉप गेनर बन गया अभी एफएनओ में डीएलएफ। सचिन, इसका चार्ट देखकर या इसका कोई ऑप्शन ट्रेड किया जा सकता है? जी अनुज जी, इनफैक्ट मैं यही हाईलाइट करने वाला था कि 3 दिन जिस तरीके से डेटा बन रहा था, लगभग मुझे लग रहा था कि 390 के आसपास के स्विंग्स बने, बट वो स्विंग बनाने के बाद जिस तेजी से यहाँ पर एक रिकवरी बनी है, एक क्लियर कट शॉर्ट स्क्वीज है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है सिंपल रखना है, 400 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना चाहिए, जो लगभग 16.5 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 14.5 पे लगाना है। एंड मुझे लग रहा है लगभग 21 से 22 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगर थोड़ा सा समय दे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकता है। एंड जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिस्पेक्ट दिया है, क्लोजिंग बेसिस पे इसने अपने विक्स को मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक थोड़ी सी शॉर्ट स्क्वीज की वजह से रैली बन सकती है। एंड फ्यूचर्स में भी मुझे लग रहा है 411 से 415 तक की यहाँ पर अपसाइड अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी क्लियरली देखने को मिल रही है। डीएलएफ में तेजी की पोजीशन लेकर आप चलेंगे। अच्छा, एक और ट्रेड जो बाजार की चाल को थोड़ी सी और संभालने में मदद करेगा वो है बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 2723 के लेवल्स पर। याद रखिएगा आज का जो डे लो था वो 2698 था, तो वहां से स्टॉक घूमा है, लगभग 1% से ज्यादा का रिकवरी देखने को मिली है रिलायंस में। शिल्पा, आपकी अगर नजर गई हो बताइए, अब मौजूदा लेवल्स पर क्या कुछ लग रहा है कि ये स्टॉक और अपनी चाल को मजबूत करेगा और पूरे निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा? जी हर्षिता जी, रिलायंस जब तक अभी 2710 के जोन्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, तो तब तक इट इज अगेन ऑन द वेरी पॉजिटिव साइड। ऑफकोर्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2750 पे, इसके ऊपर वंस इट क्रॉसेस एंड सस्टेन्स तो डिसाइसिवली आपको 2780 2795 तक के भी जोन्स देखने को मिल जाएंगे। पोजिशनली वी आर लुकिंग एट टारगेट्स ऑफ 3000 फॉर रिलायंस। 3000 फॉर रिलायंस पोजिशनली जबरदस्त मूव इस समय रिलायंस में आता हुआ। देखिए, कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं एक बार रिलायंस की, क्योंकि निफ्टी जो ऑलमोस्ट रेड में आ गया था वो पूरा का पूरा मूव जो है रिलायंस की वजह से पूरा चेंज हो गया, वापस करीब 8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट ये शायद थोड़ा रिफ्रेश होगा तो और ज़्यादा भी कंट्रीब्यूशन दिखाएगा आपको। 0.5% का मूव रिलायंस में है और करीब करीब 15% इसका वेट है इंडेक्स में, तो 0.3%, हाँ तो ठीक है, करीब करीब 8-8.5 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस समय रिलायंस की वजह से आ रहा है और ये एक सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। उसके अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर एक कॉल आई थी हर्षदा, वो भी स्टॉक इस समय मॉर्निंग हाई बना रहा है। मेरे ख्याल से गाबा जी की कॉल थी वो,
हाँ, तो उसको जरा रिविजिट करते हैं। गाबा जी जरा मेरे ख्याल फ्यूचर में 1203 इस समय इसका रेट यहाँ लग रहा है आपको ट्रैक्शन अभी भी कायम है? ये मेरे ख्याल से आजकल में इसका जो टारगेट है आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस प्रूडेंशियल का, ये जनरल इंश्योरेंस का 1220 का है। लेकिन अगर थोड़ा हाई टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग बन जाती है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 1175-80 के आसपास। उसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1250 होना चाहिए डिलीवरी बेस्ड में, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो अपसाइड तो ऑन है, ऑन द वे 1250 के पहले एक 1220 पता है, वहां पर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट यस इट्स मूव थोड़ा ज्यादा ही वैलिड है। एक और स्टॉक लेकर आइए जरा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। फ्रेश मूव यहाँ पर आता हुआ, एक काफ़ी टाइम के बाद एक मूव आ रहा है। ये फ्यूचर्स का इसका मूव, एक बार इंट्राडे भी लिख लेते हैं इसका। यहाँ पर एक आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, करीब 1.5% ऊपर। सचिन, यहाँ पर कोई ट्रेड? अनुज जी, यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। इनफैक्ट नीचे इसने 2400 का जो बेस है वो अभी भी मेंटेन रखा है। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। लगभग अराउंड 2460 एक थोड़ा सा सप्लाई जोन रहा था, तो अगर ये निकल जाता है तो लगभग 2500-2520 तक कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। बट इमीडिएट बेसिस मुझे लग रहा है आपको 2460 का लेवल ट्रैक करना चाहिए फ्यूचर्स में। अगर वो निकल जाता है तो उसके बाद मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस उसके बाद आपको लगाना चाहिए लगभग अराउंड 2435 के आसपास। तो ये डॉक्टर लाल पैथलैब्स की तरफ व्यू बन रहा है इस समय। मोमेंटम लौटता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक जिसका जिक्र कल दोपहर भी हुआ था, कोलगेट। पूरे एफएमसीजी पैक में तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक भी अपनी चाल को मजबूत करता हुआ 1.5% ऊपर है। इस पर कोई विचार है क्या? कुछ नया ट्रेड, कुछ फॉलो थ्रू कल के बाद लिया जाए? स्वाति? डेफिनेटली व्यू काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से उसने कल हम लोग ने देखा 20 डीएमए का मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया, आज ओपनिंग भी काफी स्ट्रांग हुई है, उसके बाद भी ये स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहा। जो भी हम लोग 1 घंटा रैली देख रहे हैं, आई बिलीव ये डेफिनेटली काफी स्ट्रांग पोटेंशियल है। इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है 1650 के आसपास। एक बार वो ब्रेक हो जाएगा तो मुझे लगता है 1700-1740 के हमें लेवल्स ओपन होते हुए, तो करंट लेवल पे बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। 1600 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और इमीडिएट टारगेट ऑफ 1700 रुपीस ऑन हाई से। ओके, तो ये 1700 के टारगेट के लिए स्वाति कह रही है अभी भी मौका है, तेजी की पोजीशंस ली जा सकती है। स्टॉक रफ्तार दिखा रहा है। अच्छा, कल जिसकी धुलाई हुई थी आज उसमें आया है रिवर्सल। लॉरिस लैब स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिला है, तो कल की मंदी की पोजीशन शायद कटती हुई दिखाई दी है। शिल्पा, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कल अगर किसी ने एक अग्रेसिव मंदी का सौदा किया था, उसके साथ बने रहना है या फिर कुछ कवरिंग की शुरुआत हो जाए? जी नहीं हर्षिता जी, ये एक्चुअली अभी रिवर्सल ट्रेड है आपका। अगर 30 मिनट्स में आप कैंडल देखेंगे वॉल्यूम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक बड़ा ग्रीन कैंडल है। मुझे लगता है कि अगर कोई अभी तक सेल में है तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम एक 430 का होना चाहिए, बिकॉज अबव 430 आपको ये 458 467 के टारगेट्स के लिए आपको अपसाइड में मिलेंगे। तो अभी के लिए सेल अगर किसने किया है तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 430। चलिए देखिए, आज इंडिविजुअल स्टॉक्स का दिन है बहुत क्लियरली, और एक ट्रेड हमने स्पॉट किया था इंडियन होटल्स का। एक बार जरा उसको वापस लेकर आइए स्क्रीन पर, और वो इस समय एक मॉर्निंग हाई पर ज़बरदस्त आपको इस समय एक ट्रैक्शन दिखा रहा है। और इंडियन होटल्स और वापस वो जो उसके 20 और 50 डे मूविंग एवरेजेस हैं उसकी तरफ जाता हुआ 323.30 इस समय इसका भाव, और फ्यूचर्स में करीब 324.50 यहाँ पर। शिल्पा जी, कोई इस पर ट्रेड समझ में आता है आपको? जस्ट जी, इंडियन होटल ये अभी एक अपने सप्लाई जोन एक रेजिस्टेंस जोन्स पे है 327 के अराउंड। तो डिसाइसिवली अगर किसी को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो 327 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 323, टारगेट्स आपको 335 340 भी मिल जाएंगे। अगर किसी को यहाँ पे ऑप्शंस में प्ले करना है तो जस्ट अ सेकेंड, यस ऑप्शंस में आप 340 का जो कॉल ऑप्शन है दैट इज वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। अभी 5 रुपए 30 पैसे के अराउंड चल रहा है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3, टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 9 और 11 इजीली आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 340 का कॉल लेकर चले। पहला टारगेट 9 का
और फिर 11 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 5 के आसपास फिलहाल ये 340 वाला कॉल इंडियन होटल्स का ट्रेड कर रहा है। चलिए कुछ रीसेंट लिस्टिंग्स को रिविजिट करते हैं। पहले तो स्क्रीन पर रखते हैं जोमैटो को। जोमैटो में वो ब्लॉक हुआ जहां पर अलीबाबा अपना हिस्सा बेच रहा था। एक बड़ी चीज हुई है यहाँ पर कि वैसे होना था ये सौदा 60 रुपए के भाव पर, और ये सौदा काटा गया है 62 से 62.5 के बीच। तो इतने डिस्काउंट पर नहीं हुआ और स्टॉक 64 के आसपास, करीब 1% तक की तेजी इसमें। पेटीएम में डर था कि अगर अलीबाबा वहां पर बिकवाली कर रहा है तो शायद इधर भी ओवरहैंग आएगा। पेटीएम स्टेबल है। याद रखिएगा कल एक दरअसल इन्वेस्टर मीट कंपनी रख रही है और वहां पर मैनेजमेंट रूबरू होगा बाजार के कुछ जानकारों से, तो उस पर नजरें वैसे भी रहेंगी कि क्या कुछ और नई कमेंट्री निकल कर आती है। 485 पर डिलीवरी मेरे रेडार पर आया था, जहां पर निचले लेवल्स पर फिर से थोड़ी सी खरीदारी आना शुरू हुई है। ये देखिए चार्ट में थोड़ा सा मूव आ रहा है, अभी भी फ्लैटिश है लेकिन डे लो से इसकी चाल थोड़ी सी दुरुस्त होती हुई दिखाई दी। तो ये कुछ काउंटर्स है। हाउएवर इस सबके बीच नायका एकदम फ्लैट हल्का सा नेगेटिव ट्रेड करता हुआ। तो गावा साहब, जोमैटो पर अगर किसी ने एक ट्रेड लेना है प्योरली चार्ट्स के आधार पर, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्या रहेगा वो? जब वो 67 पार कर लेगा तब मैं सोचूंगा लेने के लिए। उस समय जो टारगेट होगा 72 का होगा। ये एक प्योरली 1 या 2 दिन का प्ले है और बस इतना ही ध्यान देना है। और जब 67 के ऊपर लूंगा तब स्टॉप लगाऊंगा 63 का, क्योंकि अब तक जोमेटो ऑन हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर एक साइडवेज जोन है, रेंज बाउंड ट्रेड है। तो बाय लो सेल हाई यही सिस्टम चलेगा जब तक कि इसमें ट्रेंड उभर कर नहीं आता। फिलहाल तो नहीं है। बाबा जी और सचिन जी को शुक्रिया बोलते हैं अब, और अगले एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं अल्फा क्यूरेटेड एडवाइजर के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी। कैपिटल मार्केट में राजेश कोठारी के पास 25 सालों का अनुभव है। इनके फ्लैगशिप AAA इंडिया अपॉर्चुनिटीज PMS प्लान ने 2009 से अब तक 17% का एक आपको कैगर दिया है, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो आइए राजेश जी समझते हैं कि इस समय इस पोर्टफोलियो को वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। तो अगले 13 साल भी 17% कैगर पॉसिबल है क्या इंडियन मार्केट में और आपके फंड में? Good morning, Anuj ji, and it's a really thanks and congrats to you for being now on Hindi channel apart from of course English channel. So I think long term Anuj ji बहुत ही सिंपल है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ का मिरर होता है। तो अगर सपोज किसी को बाजार में सपोज कोई पर्टिकुलर रिटर्न कमाना है अगले 10 साल में, सपोज किसी को 15% रिटर्न कमाना है, तो उसको वो टाइप के स्टॉक्स लेने पड़ेंगे जो उसको 15% अर्निंग्स ग्रोथ दे। सही बात है ना? अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखो तो लास्ट 13 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 1 करोड़ रुपया इज बिकम 9 करोड़, ऑलमोस्ट 9 करोड़ इन 13 ईयर्स, बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो का अर्निंग्स ग्रोथ 18 से 20% है। 18 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ, डेट फ्री बैलेंस शीट, 18 to 20% प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो 3 कॉम्बिनेशन जो है, दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन विच इज बेसिकली सीक्रेट सॉस। अगर आप मुझे पूछे कि सीक्रेट सॉस क्या है इस चीज का, सो दैट इज बेसिकली द सीक्रेट सॉस। अभी आगे का जो 10 साल है उसमें बेसिकली 18% रिटर्न्स कमाने के लिए हम यही स्ट्रेटेजी कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हमें अर्निंग्स ग्रोथ लेना है, जो पोर्टफोलियो में कंपनीज लेनी है, वो हमें मिनिमम 18 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ वाली कंपनी लेनी पड़ेगी। तो जाके हम 15, 16, 18, 20% जो भी रिटर्न बनेगा अगले 10 साल में, दैट इज द ओनली वे टू मेक रिटर्न्स इन इक्विटी मार्केट। राजेश जी, इस 18% रिटर्न को फिर अचीव करने के लिए आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसा दिख रहा है? क्योंकि नॉर्मली बिग बॉय स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एज आता है वो स्मॉल कैप्स या फिर मिड कैप्स में आता है। क्या वो कुछ आपने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है स्पेस में से? Good question, Harshita ji. So basically, this is a pure multi-cap. We are 50% large cap, 20-25% mid cap and 20 to 25% small cap. लेकिन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो बात आपने ऑब्जर्वेशन आपने किया कि क्या अल्फा स्मॉल कंपनी से आता है या स्मॉल कैप से आता है, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। तो हमने क्या किया है, वी विल नॉट बाय एनी कंपनी इन अवर पोर्टफोलियो विच इज अ स्मॉल कंपनी बाय प्रॉफिट साइज। कंपनी मार्केट कैप का डेफिनेशन से स्मॉल हो सकती है, लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर और कंपनी का जो प्रॉफिट साइज है वो बड़ा ही होना चाहिए। तो दैट्स बेसिकली आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। वी डू नॉट बिलीव इन माइक्रो कैप, वी डू नॉट बिलीव इन कंपनीज विद a net profit of 10, 20, 30 crores. We do not basically buy the companies which are basically probably number 10 or number 15th in market share. No,
we buy only market leaders. We buy only companies with roughly 100 करोड़ के ऊपर जिसका प्रॉफिट है, roughly that's our universe. तो सिर्फ 550 कंपनी इंडिया में है जो 100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कमाती है, और हमारा पोर्टफोलियो का जो यूनिवर्स है, it is basically made up of that's a universe from where we filter, of course, further screening and further research and due diligence, and then we buy the companies which are market leaders within that particular space. So we have across market cap, but from the profit size perspective, only large companies buy profit. ओके, ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है। तो राजेश जी, इस समय क्या थीम्स आप पोर्टफोलियो में इस समय क्या आपने रिसेंट एडिशन किया है, क्या डिलीशन किया है, अगर आप कुछ बता सकें हमारे व्यूअर्स के लिए विद प्रॉपर डिस्क्लोजर, तो बताइए जरा। Sure. So basically, capital goods एक ऐसी theme है, on which we are extremely bullish from almost like last 1.5 years. कई बार हमारी CNBC पे भी आपके साथ ये बात की चर्चा हुई है। And अगर आप देखें आज, most of the capital goods company are 52-week high. And not only they are 52-week high, they are probably up almost 30, 40, 50% in 1 year. So market is like 1% high in 1 year. लास्ट अक्टूबर भी बाजार 18,000 का निफ्टी था, आज भी बाजार 18,200 का निफ्टी है, 18,500 का निफ्टी है। लेकिन बहुत सारे जो कैपिटल गुड्स कंपनी है वो बेसिकली एक साल में 25, 30, 40, 50% बढ़ गई है। तो हमें लग रहा है कि ये कैपेक्स थीम विल कंटिन्यू, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो थीम है उसके अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैंकर्स की विलिंगनेस टू लैंड, borrowers की good balance sheet so that bankers can lend it, and many more such initiative, चाहे आप PLI पकड़ लीजिए, चाहे आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पकड़ लीजिए, ये सब का जो टोटल इफेक्ट है that will lead to very strong capital goods expenditure related theme to continue to do well over next at least 2 to 3 years. So that's the first theme on which we are very bullish. We roughly hold about 11 to 12% in this space. Second space on which we are very bullish is banking and finance. तो बहुत लंबा अरसे के बाद नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट आया हुआ है। For 2 consecutive months, we have seen strong double digit, this particular number, non-food credit growth. So we believe that the banking space will continue to do well from here on. And of course, you need to be selective when you buy banking. Third important space on which we are very bullish is automobile and auto ancillary. Last 4 years were not good. The worst is over and best is yet to come. The raw material prices are coming down. Demand remains strong. Urban, of course, has been very strong in last first half. I think rural India will also recover in next 6 months because agriculture sector has been doing reasonably well. If you look at the wheat crop and many other such things. So automobile and auto ancillary is another sector on which we are very positive. And last but not least is a specialty chemical theme. But वहाँ पे you have to be very, very selective because many of these companies are already at their lifetime highs and the valuations are also expensive. So you need to be very selective, what you are buying in specialty chemical space. तो राजेश जी, ये 4 सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए जहां पर आप नया पैसा शायद लगा रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स है क्या जहां पर आपने अपनी वेटेज कम की हो या फिर पोजीशंस कंप्लीटली एग्जिट की हो? Oh yes, many sectors. So for example, from last almost, I would say 1 to 2 years, we have a very low exposure to pharmaceutical sector. So this space, we are right now not much bullish on pharmaceutical as a sector. Commodities, of course, we don't buy in a portfolio as a investment philosophy. We don't buy any commodities. So that is the second sector. Third sector on which we are a little bit, I would say, little bit cautious is the, within consumer a particular themes, So there are, consumer is of course a very big sector, but within consumer there are multiple sub-sectors. So we need to be very, very selective within consumer, what you want to buy and what you want to avoid. So that is another thing, in which a further micro, what I would say, micro analysis is required that, you don't get exposed to the wrong segments, of the sector. So these are the few sectors on which, we have been cautious or underweight, more positive and bullish on cyclicals and less bullish, on consumer or defensives or sectors like healthcare and companies like that. राजेश जी, तो हमारे आवाज़ के दर्शकों के लिए थोड़ा बेटर रहेगा अगर आप 1-2 स्टॉक्स बता दें पोर्टफोलियो में जो आपने एडिशन किए हो। जैसे मैं कह रहा हूँ विद
प्रॉपर डिस्क्लोजर, जो सेक्टर स्पेसिफिक तो आपने बात कर दी, लेकिन एक आध स्टॉक्स बता देंगे तो वो काफी अच्छा रहेगा। See, basically, please put disclosure क्योंकि stocks की बात कर रहे हैं तो we hold for our clients or in individual personal capacity. So kindly put a disclaimer. But so in capital goods space, one company which we added, in last few months and we remain positive even at current levels is, for example, Kirloskar Pneumatic. Now, this is the company which is a very, very leading player in the space of compressors. And the company is going to get growth from both domestic side as well as export side. Strong management, very good corporate governance, market leadership, very, very efficient balance sheet and capital allocation, and the renewed focus by the management. These are the 4 reasons why we are positive on this name. ये पूरी जो स्पेस है अनुज जी, जहां पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक ऑपरेट करते हैं, वहां पे मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने हमारे गैस स्टेशन ज्यादा लगेंगे उतने कंप्रेसर्स रिलेटेड का जो आपका जो प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड ग्रोथ ज्यादा रहेगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स में अभी यूरोप में एनर्जी प्राइसेस आर एट लाइफ टाइम हाई, मेनी ऑफ द सेक्टर्स आर बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव इन यूरोप, सो एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो गई है। सो आई थिंक यू हैव 2 levers, strong domestic market and at the same time better export market. On top of this, companies also has been very, very innovative and companies adding the new products in its portfolio where traditionally company was not very strongly present. So that will also give the additional growth lever to the company. So we are reasonably positive on this name, and I think we expect company to deliver strong earnings growth over next 2 to 3 years. And so that's basically one company which we have been added in last few months or so. And likewise, of course, within the space we keep adding names, particularly in capital goods space. तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है, किर्लोस्कर न्यूमैटिक। क्लियर डिस्क्लोजर्स दरअसल राजेश कोठारी दे रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि उनकी होल्डिंग, उनके ऑफ कोर्स फंड की होल्डिंग इस स्टॉक में है। इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेवलपमेंट्स लेकिन इस बीच मार्केट में भी होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देखिएगा मिड कैप का जो दबदबा है वो दरअसल और जोर पकड़ रहा है। अब कुछ थीम्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, अदर देन व्हाट यू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड राजेश, स्पेशली ऑटो कंपनियां अगर आप ध्यान रखें, ये महीना बिक्री के लिहाज से अच्छा रहेगा। हमने देखा है किस तरह के नए लॉन्चेस कंपनियों ने प्लान किए हैं, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अलग अलग कंपनियों की स्ट्रैटेजी। लेकिन इस सब को आप कैसे पढ़ रहे हैं और क्या प्रेफर करेंगे इस समय पोजीशन लेना? So basically, I think entire space will do very well. पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे हिसाब से अच्छा करेगा, particularly passenger vehicle segment will also do very well, and commercial vehicle segment will also do very well. So in our portfolio we are holding Ashok Leyland as well as Maruti Suzuki. Please put disclaimer. But beyond automobiles, there is a very big opportunity in auto ancillaries, because in auto ancillaries what is happening is it is just not domestic thing. It is also exports opportunity. So here, we have identified, for example, almost I would say 14-15 months back, Craftsman Automation. Of course, stock has already, went up significantly from our purchase price. But I'm just giving an example that company is basically benefiting not only from domestic, but for the exports, because there are many companies in the world, particularly in the tractor segment, which are moving their operation from Europe to India. So for example, John Deere बता दीजिए, यार इस टाइप की जो कंपनी है वो पूरा इंडिया में अपना बेस लगा रहे हैं लास्ट 3 साल से, and Craftsman is basically supplier to that company. So it's one of the probably the only company which a very strong niche into the machining components. Casting में बहुत सारे players हैं, लेकिन machining side of component में there are only few players. Craftsman is one of the strong player on the machining side of the component. Similarly, for example, अगर आप देखिए automotive axles. So as a commercial vehicle industry do well, automotive axle company also do extremely well. Again, this company is also very strong into supplying for the customer meant for the exports. So these are basically the niche what we need to identify. Of course, we continue to like our favorite company called Uno Minda. The earlier name was Minda Industries. This company has become 10 times in 10 years in terms of revenue, and will continue to do extremely well as they keep adding different products under its portfolio. As I said, we buy the companies which are market leaders. So Uno Minda is #1 player in airbags, #1 player in seats, #1 player in cables wiring, and many more such
products. And I think this company has a knack of identifying the right segments कि जहां पे उसकी growth potential अगले 3-4-5 साल में और कैसे बढ़ जाए. तो उन्होंने अभी एक recently joint venture किया हुआ है for electric vehicle related component, और जहां पे उनका जो size of opportunity है is going to become 5 times compared to where are we current. तो content per vehicle जो है that is going to the size of that opportunity जो customer को supply कर सकते हैं. अगर पहले 100 रुपए का माल दे सकते हैं तो अभी उनका because of joint venture has become 5 to 7 times. So these are the kind of companies what we have invested in auto and auto ancillary basket. शुक्रिया राजेश जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए. आपका डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर हम दोनों चला देंगे स्क्रीन पर. और अब एक काम करते हैं, शिल्पा जी और स्वाति जी, आपको भी थैंक्स बोलने का समय आ गया. शुक्रिया आपका वो सारी कॉल्स देने के लिए. और शो की समाप्ति करते हैं और चलते हैं नीरज जी के पास फॉर ट्रेडर्स हॉटलाइन. नीरज जी, आज मिड कैप्स का दबदबा है. बिल्कुल, आज मिड कैप का पूरा दिन है और ब्रॉडर मार्केट के तमाम डेटा पॉइंट उसी तरफ इशारा कर रहे हैं. और एफएमसीजी अगेन आज भी बहुत मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है. तो बहुत सारे सवाल आपके होंगे इसी से जुड़े हुए या दूसरे भी, उन सबका जवाब देंगे. लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस.